मेरा जो सब्जेक्ट कट ऑफ था मैथ का वो रह गया और मेरे 5 नंबर आए थे मैथ्स में, तो मैं मैथ्स में फेल हो गई। जस्ट 70% आए, 75% बनी थी 12th में सीबीएसई में। इंफो मार्क्स का होता है ना, उसमें मेरे 60 मार्क्स आए थे। हेलो। ओके। तो मेरी जेई की कहानी, ये कहानी शुरू होती है अगस्त 7 को, जब मैं दिल्ली आती हूँ पहली बार अपने ड्रॉप ईयर में। जी हाँ दोस्तों, तो भाई आपका थोड़ा सा ड्रॉपर है। और मज़े की बात यह है कि मैंने अपने 11th-12th में जेई की तैयारी भी नहीं की थी। तैयारी तो बहुत दूर की बात, मैंने मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं जेई दूंगी। मतलब क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं डीयू जा करके यूपीएससी की तैयारी करूँगी। लाइक मतलब ग्रेजुएशन और यूपीएससी की तैयारी साथ साथ, और फिर 1 साल में यूपीएससी क्लियर। यही बोलती थी मैं, और मेरी क्लास के हर एक बच्चे को यही पता है अभी तक। और इस वीडियो में ना मैं सब कुछ बताने वाली हूँ। मतलब कि मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, मैंने कौन कौन सी बुक्स जिन पे टाइम वेस्ट किया, और कौन कौन सी बुक्स मैं रिकमेंड करूँगी, मेरा स्टडी शेड्यूल कैसा था। मतलब इन सब के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, तो तुम लास्ट तक देखना। और जो भी तुम्हारा पार्ट हो, जो भी तुम्हें मेन चाहिए इस वीडियो से आउटपुट, उसको तो सुन ही लेना एटलीस्ट, ताकि तुम्हारा फ़ायदा हो जाए। हाँ, तो पीछे से शुरू करते हैं। मतलब 11th-12th से। मेरा जो 11th था वो पूरी तरह कोविड में निकला था, और जो 12th था वो आधा कोविड में निकला था। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये है कि मैं एक हमेशा से ही ना बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हूँ। मतलब कि जिनका एग्जाम्पल दिया जाता है ना घर पे कि वो देखो उनकी बेटी देखो, तो वैसा सा था। और 10th तक तो मैंने ऐसे स्पोर्ट्स किया था और पढ़ाई करी थी, दोनों में ही बेस्ट थी। लेकिन 11th में आकर के कोविड हो गया, तो बचा क्या, पढ़ाई बची थी। ऑल्दो मैं बाकी चीज़ों के बारे में सोचती थी कि लाइक पैसे कैसे कमाने हैं। मैंने तब भी सोचा था कि लाइक अर्निंग के वेज, तब यूट्यूब बहुत ज़्यादा वो हो रहा था कि यूट्यूब चैनल बनाओ, यूट्यूब चैनल बनाओ, ऐसा सब कुछ हो रहा था। तो मैं सोचती थी कि ओके यार, मैं फेस तो नहीं दिखा सकती, तो मैं ना ऐसे अपने थॉट्स को रिकॉर्ड करके उस पर वीडियो चला करके भेजूँगी। ऑल्दो वो एक अनदर टॉक है, उसको कभी और रखते हैं। हाँ, तो ऐसा था। तो मैंने 11th-12th में बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी। मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करती थी। मैंने साइड बुक्स भी खरीद ली थी। लोग चीटिंग करते थे एग्ज़ाम्स में क्योंकि ऑनलाइन होता था, पर मैं बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट हूँ, मैंने चीटिंग ही नहीं करी है आज तक, और यहाँ के कॉलेज के एग्ज़ाम्स में भी नहीं करती। हाँ, तो ऐसा होता था। तो मैंने साइड बुक्स भी खरीद रखी थी। मुझे ये नहीं पता था कि वो जेईई की हैं या नहीं है, क्योंकि मैं वैसा सोच के नहीं करती थी। मुझे फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता था। फिज़िक्स के लिए मैंने साइड बुक खरीदी थी जिसका नाम था प्रदीप्स। उसकी मोटी-मोटी 2 वॉल्यूम्स आती थी, और वो बहुत बहुत डिटेल में थ्योरी पढ़ाते थे। उसके साथ-साथ एग्ज़ाम्पल्स होते थे, उसके बाद बहुत क्वेश्चंस भी होते थे, उसके बाद फिर जेईई के भी क्वेश्चंस होते थे। ठीक है, तो जेईई के क्वेश्चंस मैं नहीं करती थी। उस टाइम पे मैं नहीं सोचती थी जेईई के बारे में। मुझे डरना ही नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि जेईई जैसा कुछ होता भी है। तो मैं फिज़िक्स के लिए वहाँ से पढ़ती थी, और बिलीव मी व्हेन आई से दिस, ज़्यादा टॉपर लोग ऐसा बताते नहीं हैं, कि मैं बताऊँगी। मैंने बहुत पढ़ाई करी थी 11th-12th में, और मैं उस बुक के मोटे-मोटे चैप्टर्स होते थे हर एक, और मैं बहुत रीड करती थी उस बुक को, और बिल्कुल ऐसे बोल-बोल के पढ़ने की आदत थी मेरी। तो बहुत ज़्यादा फ़ील लेकर के करती थी, लाइक एज़ इफ आई एम एक्सप्लेनिंग टू समवन। मैंने हर एक चैप्टर, बिलीव मी, मैंने 4 से 5 बार तो पढ़ ही रखा था मिनिमम। और हर बार जब मैं पढ़ती थी तो मुझे एक नया ही फ़ील आता था, मतलब कुछ नया नॉलेज एक्सट्रैक्ट करती थी उससे। तो मुझे वैसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था उस बुक को पढ़ने में। ठीक है, तो मैंने फिज़िक्स ऐसे पढ़ी थी 11th-12th में, और 12th में भी मैंने सेम बुक ली थी। और केमिस्ट्री के लिए मैं एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा रीड करती थी, और मैथ्स के लिए मैं एनसीईआरटी सॉल्व करती थी और एग्जाम्पलर सॉल्व करती थी। तो रिज़ल्ट ये था दोस्तों कि आपके भाई ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था अपने 12th में। और 12th में भी मेरा कोई प्लान नहीं था कि मुझे यही देना है। लेकिन फिर क्या हुआ, 2022 का फरवरी चल रहा था, उसमें मेरे बायो के टीचर मुझे नहीं पढ़ाते थे वो 11th-12th में, बट ही न्यू मी, क्योंकि ऑल द टीचर्स न्यू मी। तो ही कॉल मी एंड उन्होंने बोला कि जेई का क्या प्लान है कुमोदनी आपका। मैं कहा जेई का तो प्लान ही नहीं है, मुझे नहीं देनी। मैंने उन्हें बताया कि सर मैं यूपीएससी सोच रही हूँ। सर ने बोला कि ऐसा बैकअप प्लान देख लो तुम जेई को, और मुझे लगता है कि तुम क्रैक कर सकती हो। लाइक तुम बहुत अच्छे से पढ़ती हो, तुम्हारी कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, तो तुम जेई देख कर क्यों नहीं देख लेते। अच्छा, एक अटैम्प्ट दे लो, जैसा लगे तुम्हें कि करना है नहीं करना, उस हिसाब से देख लेना। तो मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। और फिर उसके बाद जो 2022 का फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ, मैंने वो बिना जेई के पढ़ाई किए, मतलब मैं ऐसे ही पहुँच गई मैं। और मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में 91 परसेंटाइल आई, बिना कुछ भी तैयारी किए मेंस की। और फिजिक्स में मेरे बहुत अच्छे थे, कुछ 98 परसेंटाइल बनी थी। मैथ्स में मेरी बहुत ख़राब बनी थी, केमिस्ट्री में डिसेंट थी। तो फिर मैंने सोचा कि पढ़ के निकल जाएगा यार। और एक बार ना मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरी ट्यूशन में 9th क्लास की ट्यूशन में, जब मैंने 9th में क्लास टॉप किया था, तो एक लड़के ने मुझसे बोला था कि तुम जैसे लोग ना
जो टॉपर होते हो बस रटते रहते हो, तुमसे जेई वेई नहीं निकलने वाला, और तुमसे 11th-12th में तो तुमसे कुछ होने वाला है नहीं, वहाँ पे रटने वालों का काम नहीं होता। तो ये चीज़ मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पहले से भर रखी है कि कुछ तो ऐसा हट के करना था। तो फिर मैंने सोचा कि लेट्स गिव जेई अ चांस, और बैकअप प्लान भी हो जाएगा। पर अभी तक मेरा यही था कि मुझे यूपीएससी ही करना है, बस वहाँ आईआईटी में चले जाऊँगी। फिर मैंने वो भी देख लिया था कि लाइक बहुत सारे आईआईटियंस का जेई निकलता है, रेट अच्छा होता है उनका। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अब हम जेई देते हैं। तो मैंने 12th का रिजल्ट आया, जून या जुलाई में आया था। उसमें मेरे बने थे 98.4% बनी थी मेरी। उसके बाद एडवांस हुआ। अब 1 महीना बचा था एडवांस के लिए, और मैंने तैयारी करी, अच्छे से मैंने तैयारी करी। उस टाइम पे मैंने पीवाईक्यूज़ ही किए थे, क्योंकि इतना ही टाइम था कि मैं पीवाईक्यूज़ कर सकूँ। मुझे फिज़िक्स के समझ में आते थे, केमिस्ट्री के भी समझ में आते थे, लेकिन मुझसे मैथ्स नहीं होती थी। मतलब मैं बहुत दिमाग लगाना पड़ता था, बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस देखने पड़ते थे, और मुझसे मैथ नहीं हो पाती थी। फिर एडवांस हुआ और मेरा नहीं निकला। मतलब मेरे एग्रीगेट मार्क्स ठीक थे, वो कट ऑफ से ऊपर थे, बट मेरा जो सब्जेक्ट कट ऑफ था मैथ का वो रह गया। उस टाइम पे शायद 7 या 8 गया था, और मेरे 5 नंबर आए थे मैथ्स में, तो मैं मैथ्स में फेल हो गई थी। यस, बहुत बुरा लगा था, पर ठीक है, मैंने ट्राई भी नहीं, मतलब 1 महीने में एडवांस। फिर मैं अगस्त 7 को मैं आती हूँ। मैंने डिसाइड किया कि मैं दिल्ली आऊँगी, अपना ड्रॉप ईयर में कोचिंग करूँगी आकाश से। जी हाँ, मैं साउथ एक्सटेंशन में आकाश ब्रांच में मैंने चुना, और मैं वहाँ पर आती हूँ। पहला दिन था कोचिंग का, और मेरे पास बैग ही नहीं था, क्योंकि मैंने घर से बैग ही नहीं लेके आ रही हूँ। क्या पागल बच्ची थी मैं। और मैं हाथ में किताब लेके पहुँच गई थी कोचिंग में, और मेरे पास बहुत ही ज़्यादा आदमी बैठा था एक तो, और वो इंसान मेरा फ्रेंड है आज। और तो जब मैं कोचिंग में आई ना, फिज़िक्स की कंसेप्ट मेरी अभी भी क्लियर थे, क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करी थी 11th-12th में कि मुझे मेंस के क्वेश्चंस बहुत ईजी लगते थे। मुझे एफर्ट्स लगाने की ही ज़रूरत नहीं पड़ती थी फिज़िक्स पे, और समझ में भी आती थी, मन भी करता था पढ़ने का। तो फिज़िक्स वाज एनसीईआरटी फील्स लाइक नथिंग इन फ्रंट ऑफ जेईई मेंस मैथ। वो मेरे लिए बहुत दिक्कत रही थी मेंस में। मैं आगे बताऊंगी कि मैंने उस दिक्कत से कैसे सामना किया था, और मेरे मैथ्स कैसे बढ़िया कर ली थी मैंने। मैं एक टाइम पे सिर्फ मैथ करती रहती थी पूरे दिन, मुझे इतना अच्छा लगने लगा था। तो जब मैं कोचिंग में आई, तो शुरुआत में 11th का सिलेबस वो लोग करा रहे थे। उस टाइम पे मुझे ऑर्गेनिक का टीचर जो थे वो ठीक ठाक मिल गए थे, मतलब बहुत अच्छे नहीं थे, बट उन्होंने नोट्स समझाते अच्छा नहीं थे, बट नोट्स अच्छे करवा दिए थे। नोट्स से क्वेश्चन हो जाते थे अगर तुम्हें समझ में आता था तो मैं ऐसे पढ़ती थी। और फिज़िक्स के लिए मैं एक और चीज़ रिकमेंड करूँगी, मुझे याद आ रही है अभी, कि मैंने अलग पांडे सर की जो प्रीवियस वीडियोस होती थी ना, बिल्कुल जिसमें वही पढ़ा रहे होते थे, मैंने उससे अपनी फिज़िक्स करी थी। और उसके साथ साथ प्रदीप्स करी थी, और क्वेश्चंस लगाए थे पेल करके। तो दैट वाज द बेस्ट डिसीजन एवर, एंड आई वुड रिकमेंड द सेम फॉर एवरीवन जो कि 11th में भी है, 12th में भी है, या ड्रॉपर भी है। ऐसे ही करो उसको, ठीक है। प्रदीप्स की जगह पे तुम एसएल अरोरा भी ले सकते हो। उससे प्रदीप्स नाम नहीं सुना होगा आपने, पता नहीं, बहुत लोकल सी है, पता नहीं, मुझे नहीं आइडिया कि वो इतनी इनफेमस क्यों है, बट मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रही है वो, बहुत ज़्यादा। तो फिज़िक्स के लिए ये बात मैं रिकमेंड करूँगी। दिस इज़ द ओनली रिकमेंडेड पाथ फ्रॉम माई सेल्फ, अगर तुम्हें फिज़िक्स में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो, ठीक है, और टाइम है तुम्हारे पास अभी तो, ठीक है। तो केमिस्ट्री की जो फिज़िकल थी उससे मुझे दिक्कत नहीं हो रही थी। इनऑर्गेनिक में मैंने बहुत मेहनत करी थी, तो मैं ओके हो गई थी। मैं इरिटेट हो जाती थी केमिस्ट्री पढ़ते पे, लाइक मुझे याद नहीं होती चीज़ें, तो मुझे एंगर इशूज़ होने लग जाते थे। मतलब मैं बहुत चिड़चिड़ी हो जाती थी जब मैं केमिस्ट्री करती थी। तो एक टाइम पे तो मेरे रूममेट्स समझने लग गए थे कि ये केमिस्ट्री पढ़ रही है इसलिए इसका मूड इतना ख़राब है। मुझसे नहीं होती थी। केमिस्ट्री वॉज ऑलवेज द मेन प्रॉब्लम फॉर मी। इनऑर्गेनिक बेसिकली मैंने हर जगह लगा रखा था, हर जगह जहाँ दिखे मुझे याद रहे ये सब चीज़ें, और फिर भी मेरा इनऑर्गेनिक ख़राब हुआ था एडवांस में जाकर के। कुछ ना कुछ वीकनेस तो होती ही है, ठीक है। और ऑर्गेनिक के लिए मेरे नोट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे बन गए थे, तो मैंने नोट्स से पढ़ाई करी थी और ऑर्गेनिक ऐसे सॉर्ट कर ली थी मैंने। जो मैथ था, जो मैं बता रही थी पहले, मैं शुरुआत में जब ड्रॉप ईयर में गई थी तो मैं हर चीज़ के क्वेश्चंस लगाती थी जो हमको कोचिंग से मटेरियल मिलता था उससे। उसमें पीवाईक्यूज होते थे और नॉर्मल क्वेश्चंस होते थे, तो मैंने अपने सारे 11th के चैप्टर्स वहाँ से किए थे, ठीक है। मेरा कोचिंग में टीचर चेंज हुए थे, आई रिमेंबर, यस, उनका नाम था वरद सर। ऑल थैंक्स टू हिम, लाइक इफ़ ही कुड एवर नो मी आई वुड थैंक हिम सो मच, क्योंकि मेरा वीकेस्ट पार्ट था, पूरी मैथ वीक थी पहली बात तो। उन्होंने कोऑर्डिनेट पढ़ाई थी मुझे, और वो इतने अच्छे से, क्या कोऑर्डिनेट पढ़ाई थी उन्होंने, लाइक मज़ा आ गया था भाई। बहुत ही ज़्यादा अच्छी कोऑर्डिनेट पढ़ाई थी उन्होंने, और इतने बढ़िया बेहतरीन नोट्स, और उसके साथ साथ तुम्हारा दिमाग एकदम चल रहा है। मतलब तुमने एक बार समझ लिया कि उन्होंने क्या बताया है, कैसे
प्रोसीड करना है, उसके बाद तो तुम क्वेश्चन बना के ही लौटने वाले हो। मेरी कोऑर्डिनेट उन्होंने पूरी संभाल ली, इस हद तक संभाल ली कि मैंने सेंगेज के क्वेश्चंस किए थे अपनी मैथ्स के लिए। तो अब मैं बताने वाली हूँ मैथ के लिए मैंने क्या क्या किया था। 12th में तो एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी करी थी, तो वहाँ से बेसिक्स क्लियर थे। उसके बाद कोचिंग में आकर के मॉड्यूल्स किए थे, पीवाईक्यूज किए थे और सेंगेज करी थी कोऑर्डिनेट के लिए। पूरी कोऑर्डिनेट सेंगेज से करी थी। कुछ 1-2 अलजेब्रा के भी क्वेश्चंस किए थे, मतलब इंटीग्रेशन वगैरह कैलकुलस भी किया था, थोड़ा सा अलजेब्रा भी किया था, पर कोऑर्डिनेट पूरी करी थी उससे। तो इस तरीके से मुझे मैथ्स में कॉन्फिडेंस आया था। उसके बाद बात करते हैं कि मेरा वर्किंग शेड्यूल क्या था और मैं कैसे पढ़ाई करती थी, मुझे क्या क्या परेशानी आती थी। और कुछ लोग मैं जानती हूँ जिन्होंने कि 12th तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी थी और सिर्फ पूरी तरह जेई ड्रॉप ईयर में निकाला है। तो अगर तुम वैसे लोग हो तब भी तुम्हारी कुछ चांस है। मेरा एक बहुत खास दोस्त है जिसके जस्ट 70% आए, 75% बनी थी 12th में सीबीएसई में, बट स्टिल ही इज़ इन IIT दिल्ली। उसने हर दिन 12-14 घंटे पढ़ाई करी है। मैंने इतना, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि एक तो मैं बात बताऊँ, हमारे साल में ना अचानक से जेई पहले मई में होता था, मार्च में होता था फर्स्ट अटेम्प्ट, बट वो शिफ्ट होकर के जनवरी में हो गया था। तो हमारी कोचिंग ने एकदम से हमें छोड़ दिया, मतलब नवंबर के एंड में हमें छोड़ दिया कि मतलब अब तो पेपर आ गया, अब हम क्या ही कर सकते हैं। और वो तब तक सिर्फ 11th करा पाए थे। तो मैं वहाँ पे, मेरा 12th बहुत स्ट्रॉन्ग था। अभी 12th दे करके ही आई थी मैं, पूरा स्ट्रॉन्ग था। मैंने 1 महीने में पूरा 12th किया था, पूरा 1 महीने में 12th किया था, समझ रहे हो। तो वो भी काफ़ी मेरे लिए फ़ायदेमंद चीज़ रही थी। आई स्टिल रिमेंबर, शुरुआत में मैं कोचिंग बहुत ज़्यादा जाती थी, बट एंड में मैंने कोचिंग जाना कम कर दिया था। मुझे ऐसा फील आया कि मैं खुद से ज़्यादा कर सकती हूँ। पूरा दिन और क्या ही काम होता था ड्रॉप ईयर में, पढ़ाई करनी होती थी बस, तो मैं पढ़ाई ही करती थी। मतलब जैसे पूरे दिन अगर तुमने पढ़ाई करी होती है तो रात को आकर के तुम थोड़े डाउन हो जाते थे, मतलब उतना समझ नहीं आता था, दिमाग नहीं काम करता था, बोर हो जाते थे। तो उस टाइम पे मेरा जो फ्रेंड था जिसको मैंने बोला था शुरुआत में पहले दिन कोचिंग के, तो उसके साथ वीडियो कॉल पे पढ़ाई करती थी मैं। तो उससे क्या होता था, वो थोड़ा एक्चुअल में है भी टाइप सी यार, तो वो ना थोड़े जोक्स मारता रहता था बीच बीच में, तो उससे थोड़ा माइंड ठीक रहता था, या कोई डाउट होता था तो इंस्टेंट क्लियर हो जाते थे, उसके भी मेरे भी। तो वैसे करके थोड़ा सा फ़ायदा रहता था। तो इस तरीके से मैं रात को कुछ घंटे जो बहुत टफ पढ़ते थे वैसे पढ़ाई करना, वो थोड़े ईजी हो जाते थे। तो वो मेरा माइंड थोड़ा फ्रेश कर देता था। उसके बाद वीडियो कॉल काट करके फिर एक लंबा खींच करके पढ़ाई हो जाती थी रात को। एक टाइम पे मेरा स्लीप शेड्यूल ख़राब हो चुका था बहुत बुरी तरह, जब मैं 6 बजे सोती थी, फिर लेट उठती थी, फिर लेट शुरू करती थी। मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था कि मेरी जो रूममेट थी, 2 रूममेट्स थे मेरे, तो उनमें से जो एक रूममेट थी वो मेरा बहुत ध्यान रखती थी। लाइक अगर ब्रेकफास्ट नहीं किया तो ब्रेकफास्ट रख के उठा करके खिला देती थी खुद ही, फिर वापस से सुला देती थी। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है उसने, मेरा बहुत ध्यान रखा है। मैं उसको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो मेरे लिए 2 प्लस पॉइंट हो गए, एक तो कि मेरा वो दोस्त जो मेरा माइंड चेंज रखता था, और दूसरा मेरी रूममेट जो मेरा काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखती थी। तो ये प्लस पॉइंट थे। और मैं पूरा दिन पढ़ती ही थी, मैं मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करते थे, सोती थी और पढ़ती थी, बस यही 2 काम थे। बाकी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, ना इंस्टाग्राम था, ना कुछ और था ऐसा कुछ भी। तो बाकी कहीं और डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे। कभी कभी ऐसा लगता था कि शायद नहीं निकलेगा यार, 1 साल में कैसे निकल सकता है किसी का, लोग 4-4 साल पढ़ रहे हैं, तो मेरा कैसे निकलेगा। और मेन बात तो मैं भूल ही गई, मॉक टेस्ट। मुझसे मैथ्स नहीं बनती थी शुरुआत के टाइम पे, जो टेस्ट होते थे उसमें मुझसे मैथ्स नहीं बनती थी, तो मैं टेस्ट ही नहीं देती थी। और मुझे अभी भी याद है, मेरा जो पहला दूसरा टेस्ट हुआ था उसमें मेरे 300 मार्क्स का होता है ना, उसमें मेरे 60 मार्क्स आए थे। मुझे इतना बुरा लग रहा था भाई, तो फिजिक्स में भी नहीं आया यार, ये क्या बात हुई। मतलब तो केमिस्ट्री भी नहीं आई, मैथ तो मैं छोड़ ही देती थी। मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट में मैंने मैथ छोड़ ही दिया है, मैं उससे पहले एंड कर देती थी टेस्ट, बस फिजिक्स या केमिस्ट्री देती थी। केमिस्ट्री में भी फिजिकल का ही पार्ट देती थी। अब ये बहुत गंदी बात करी थी मैंने, तो आप मुझसे एक पॉइंट नोट कर सकते हैं कि टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं और उनको छोड़ना नहीं है। बहुत ज़्यादा मन करता है 3 घंटे बैठना, इज़ अ टफ टास्क। सुनने में इजी लगता है कि टेस्ट देने हैं, बस टेस्ट देने हैं, बट एक्चुअल में टेस्ट देना इज़ अ डिफ़िकल्ट पार्ट। तो और उन टेस्ट को एनालाइज करना वॉज अगेन अ डिफ़िकल्ट पार्ट। मैं एनालाइज भी नहीं करती थी, 2 मिस्टेक्स थी मेरी, बहुत बड़ी बड़ी ब्लंडर्स थे। एंड में आकर के मैं देने लगी थी टेस्ट ठीक ठाक सारे, बट मैं सिंसियरली टेस्ट नहीं देती थी। मुझे खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना पसंद था, बट मैं टेस्ट कम देती थी। तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, ठीक है। और बाकी एंड में जाकर के मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी एक्चुअल में, मुझे बहुत डर लगने लग गया था। मतलब मार्च अप्रैल में मैं बहुत ढीली पड़ गई थी, मतलब मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गई थी।
प्लस एक तो हॉस्टल में खाना अच्छा नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। तो वो एनर्जी और वो क्या बोलते हैं उसको, वो दैट एक्साइटमेंट टू फाइट स्ट्रॉन्गर देन एवर, वो चीज़ बहुत कम हो गई थी। मतलब एकदम ऐसे डांटते मारना पुश वाली चीज़, समझ रहे हो ना, वो क्या बोलते हैं उसको, पावर कम हो गई थी मेरे अंदर। मैंने खुद से ही लाइक बातें कर करके और डायरीज वगैरह लिख लिख करके थोड़ा चीज़ें सॉर्ट आउट करी थी। तो यहाँ पे मैं एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आपको घर का खाना मिल सकता है हॉस्टल के गंदे खाने से अलावा, तो आप बिल्कुल जाइए उस चीज़ पर। और घर वालों से बात करते रहना, दोस्तों से बात करते रहना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब धीरे धीरे आ गया था एडवांस का दिन, ठीक है। एडवांस की तैयारी ठीक ठाक थी। एडवांस की भी मैंने कभी वो नहीं दिया, मौका नहीं दिया मैंने। मतलब पेपर 1 पेपर 2 दोनों बैठ करके एक भी दिन नहीं किया। क्वेश्चन ऐसे लगा देती 3-3 घंटे के, लेकिन एक ही दिन में दोनों पेपर एक भी बार ट्राई नहीं किया मैंने, एक भी बार ट्राई नहीं किया। 1 साल पहले किया था, मतलब ट्राई नहीं किया था, वो तो सीधे पेपर देने गए थे, फेल होकर के आ गए थे। बाकी इस बार भी ट्राई नहीं किया मैंने। एंड आई वुड रिकमेंड कि तुम ऐसी कम से कम 10-12 दिन तो गैप के साथ हर हफ्ते कर सकते हो, मतलब 10-12 हफ्ते कर सकते हो वैसे, तो ये पेपर ट्राई कर लेना। तुम प्रेशर वगैरह चीज़ें और दिमाग की कैपेसिटी वगैरह ये सब चीज़ें सीखते हो। एक और चीज़ कि देखो, स्लीप शेड्यूल उतना मैटर नहीं करता, बट जो जिन आवर्स में पेपर होता है ना, उन आवर्स में तुम्हारा माइंड का जो पीक टाइम है वो आना चाहिए। अब तुम अगर रात को पढ़ते हो और सुबह को तुमको पेपर देना है, तो वो चीज़ काम नहीं करेगी यहाँ पर, ठीक है। तो मेरा स्लीप शेड्यूल भी ख़राब हो गया था एक टाइम पे, मैंने वापस एडवांस तक आते आते ठीक किया था। तो ये भी एक एडवाइस है कि एक अच्छी एडवाइस है ये एक्चुअल में, कि तुमको एग्ज़ाम टाइम के आवर्स में अपना जो पीक दिमाग का टाइम है वो रेजोनेट करना है, समझ रहे हो, वो बहुत हेल्प करने वाला है। मैंने एक टाइम पे बहुत गंदी सी स्लीप करती थी अपनी, मैं बहुत कम सोने लग गई थी, तो उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है लॉन्ग टर्म में। वो यही टाइम था, वो मार्च अप्रैल का टाइम था वो, तो बढ़िया नहीं होता, तबीयत ख़राब हो जाती है। मेरे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया था क्योंकि स्लीप कम हो रही थी, खाना इतना भत्ती मिल रहा था, जिसकी वजह से मैगी पे सर्वाइव कर रहे हैं भाई, बहुत ख़राब हालत हो गई थी। तो हाँ, अनदर थिंग दैट आई वुड से इज़ कि ध्यान रखो यार खुद का। और हाँ, एडवांस के लिए मैंने कौन सी बुक्स करी थी, तो फिज़िक्स के लिए मैंने एच.सी. वर्मा लगाई थी डिटेल में, और पीवाईक्यूज़ किए थे, और मेरी फिज़िक्स क्लियर थी काफ़ी ज़्यादा, तो मुझसे सॉल्व होते थे पीवाईक्यूज़। केमिस्ट्री के लिए मैंने फिज़िकल तो मॉड्यूल से ही कर ली थी और पीवाईक्यूज़ लगाए थे, और जो वो था इनऑर्गेनिक, वो भी पीवाईक्यूज़ और मॉड्यूल से की थी। एडवांस के क्वेश्चंस, एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस होते हैं मॉड्यूल्स में। और जो ऑर्गेनिक थी उसके लिए मैंने एक बुक खरीदी थी, एक साइड बुक खरीदी थी, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी वो वापस से देख करके। और मैथ के लिए हाँ, मैंने सेंगेज कर ली थी, और वही मतलब पीवाईक्यूज़ और मॉड्यूल करी थी, ये चीज़ मैंने मैथ के लिए करी थी। और कुछ बुक्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा वेस्ट भी रही थी, मतलब मैंने फालतू में वो ख़रीद ली और मैं उनको पूरा भी नहीं कर पा रही थी। तो वैसी बुक्स मत खरीदना, मतलब ज़्यादा बुक्स मत खरीदना यार, रेलिवेंट ही खरीदो। तुम खरीद लोगे बस तुम्हारे ऊपर प्रेशर बनता रहता है कि तुमने ये भी नहीं करा, ये भी नहीं किया, तो इतनी ज़्यादा मत खरीदो। पहले ये चीज़ें कर लो, मेन सी कर लो, उसके बाद से अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है तो तुम और चीज़ें लगाओ। क्या क्या होता है, इरोडोव वगैरह, ये सब चीज़ें बाद की चीज़ होती हैं, इनको बाद में किया करो। थोड़ा पहले पकड़ बना लो अच्छे से कि इतना बेयर मिनिमम तो करना ही है तुमको, उसके बाद देखो कि अच्छा टाइम है तो कर लेते हैं, ठीक है। एट द एंड मैं बताना चाहती हूँ कुछ एक मित्र की तरह, वो ये है कि एक रियलाइजेशन है जी यहाँ पे आईआईटी में आने के बाद, आईआईटी दिल्ली में आने के बाद, द मेन पॉइंट ऑफ क्रैकिंग जेईई इज़ दैट तुम अपनी ज़िंदगी के एक अर्ली पार्ट में कुछ बड़ा अचीव कर लेते हो, जिसकी वजह से तुम्हें कॉन्फिडेंस रहता है कि आगे ज़िंदगी में कुछ भी मैं डिसाइड करूँगी या करूँगा कि मुझे अचीव करना है, तो तुम वो कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। वही बात है, मतलब तुम मेहनत करना सीख जाते हो। लोगों को वो नहीं आता है। ये बोलना बहुत आसान होता है कि ओ 12 घंटे दिन के काम करने हैं, 12 घंटे किताब लेकर के बैठना ही तो है, सिंपल है। नहीं होता भाई, वो टफ होती हैं चीज़ें। तुम अगर जेईई एस्पिरेंट हो, तुम अपना फुल 100% हो, ठीक है। मतलब जितना भी तुम मेहनत कर सकते हो, जितनी हद पार कर सकते हो पढ़ाई के लिए, उतनी हद पार करो, ठीक है, अपना ध्यान रखते रखते। उसके बाद अगर जेईई निकलता है या किसी भी रीज़न की वजह से अनफॉर्चुनेटली वो नहीं निकलता है, तुम्हारी ज़िंदगी में घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। द ओनली थिंग दैट जेईई डज इन अ लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट इज़ टू टीच हिम और हर टू वर्क हार्ड एंड इट गिव्स द कॉन्फिडेंस। इसके अलावा कुछ भी काम नहीं होता है। इन लॉन्ग टर्म देखा जाए तो कुछ भी मतलब नहीं होता है। तो
तुम बस अपना 100% देने पे फोकस करो, उसके बाद तो चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी। बाय द वे, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड और मैं IIT में अभी 3rd ईयर में हूँ। एनर्जी इंजीनियरिंग मेरी ब्रांच है। और मैं सच बताऊँ तो जेई के रिज़ल्ट के दिन मुझे इतनी खुशी हुई भी नहीं। द ओनली रीज़न बिकॉज आई डिड जेई वॉज इट इज़ हार्ड एंड आई वॉन्टेड टू प्रूव माई सेल्फ टू माई सेल्फ दैट आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट इन माई लाइफ। और कुछ अचीव करने की भूख तो हमेशा से रही ही थी। और जिस दिन मेरा जेई का रिज़ल्ट आया था, मैं उस दिन बहुत, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत खुश कर, मतलब कुछ बहुत खुश नहीं थी कि उछल रही हूँ, कूद रही हूँ, जैसे लोगों के रिएक्शन वीडियोस होते हैं, वैसे ऐसा कुछ नहीं था। काफ़ी शांत था। मतलब अगर नहीं निकलता तो मुझे बहुत बुरा लगता और कुछ तो तगड़ा होता फिर ज़िंदगी में, लेकिन जब निकला तो मैं काफ़ी शांत थी। मतलब मेरी आंखों में थोड़े थोड़े आंसू थे, हल्की हल्की नमी थी, बाकी ऐसे टपका एक भी आंसू नहीं था, मुझे अभी भी याद है। निकल गया। और मेरे पेरेंट्स खुश थे, उनको खुश देख करके अच्छा लग रहा था। जब मैं बिल्डिंग के सामने गई थी पहली बार, तब भी मुझे वो नहीं हुआ था कि ओह मैंने जेई निकाल दिया, मैं IIT दिल्ली में आ गई, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। मैं बस ठीक थी। मतलब मैं अपने पेरेंट्स को देख रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। तो वो उनकी आंखों में दिख रहा था कि वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। और मैं बाकियों के पेरेंट्स को ऑब्जर्व कर रही थी। मुझे याद है जब मैं बिल्डिंग के सामने खड़ी थी तो एक लड़का था हमारे ईयर का, वो आया हुआ था और उसके पापा और एक कोई शायद अंकल थे साथ में। तो दे वर लिटरली वेरी हैप्पी, लाइक वो तो बहुत प्राउड फील कर रहे थे अपने बच्चे पे। तो मैं उन्हें देख रही थी, मैं अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व कर रही थी। एंड दैट वाज ऑल अबाउट माई जेई स्टोरी। इट हैज़ taught मी टू बिलीव इन माई सेल्फ, टू वर्क हार्ड, टू ट्रस्ट द प्रोसेस and to focus more on the process rather than on results. यही सिखाया मुझे मेरे जेई ने, और आपको भी आपकी जेई की स्टोरी यही सिखाएगी, चाहे वो निकलता है या नहीं निकलता है। The only thing that you have to make sure is that you are giving your 100%. That is the only thing that matters. Let's go, bye bye. अगर आपका कुछ भी डाउट होता है जेई की प्रिपरेशन से रिलेटेड, जैसे कि ये बुक करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है कुछ भी, मेंटल हेल्थ को मैं बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करती हूँ अपनी ज़िंदगी में, दूसरों की, क्योंकि मेरी तो ख़राब चल रही है। तो अगर वैसा कुछ आता है उस टाइम से तो मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट इफ आई कैन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।